अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 4 द सेल। इसमें हम कुछ कंफ्यूजिंग और एम गेट बेस्ड MCQs डिस्कस करेंगे। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। तरीका का ये है कि जब स्क्रीन पे MCQs शो हो रहा हो तो आप उस वीडियो को पास कर लें, उसका जवाब आप सोच लें और जब मैं जवाब बताऊँ तो उसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, डैश प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। इसमें ऑर्गेनली दिए हुए हैं और उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑर्गेनली सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। ऑप्शन ए है RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोथ, या गोल्जी ऑपरेटस। अब गोल्जी ऑपरेटस तो नहीं करता, अब इसमें से दो में से हो सकता है, मतलब RER SER। अब ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि भाई SER तो नहीं है, नहीं, दोनों, मतलब सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर यहाँ होता तो हम वहीं लगाते। अब इसमें दोनों दिए हुए हैं तो बोथ आएगा। सो राइट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2, द डाइजेस्टिव वैक्यूल इज। डाइजेस्टिव वैक्यूल की बात कर रहा है कि डाइजेस्टिव वैक्यूल क्या होता है। ट्रांसपोर्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट करता है, उसकी तरफ ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये गलत है। बीटा ऑप्शन है फॉर्म्ड आफ्टर डाइजेस्टिंग ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, के ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट करने के बाद बनता है, नहीं, ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को जो डाइजेस्ट करने के बाद बनता है उसे हम ऑटोफेगिसोम कहते हैं। चार्ली ऑप्शन है, इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी लाइसोसोम, इज द करेक्ट आंसर। चार्ली इज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, अ लिवर सेल इज एक्सपेरिमेंटेड, दिस सेल इज फिल्ड विथ द ग्लाइकोजन विद इन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, दिस इज अ डिजीज ऑफ एब्सेंस ऑफ एंजाइम दैट डिग्रेड ग्लाइकोजन। वो कहता है लिवर का सेल लिया हमने किसी, मतलब ह्यूमन से, उसमें ग्लाइकोजन फिल हुआ है ऑर्गेनेलिज में। कहता है इसको एक डिजीज़ है जिसमें उसका एंजाइम एब्सेंट हुआ है जो ग्लाइकोजन को डिग्रेड करता है। ये हमने समझ ली। अब वो कह रहा है दिस इज़ नोन एज, ये जो डिजीज़ है उससे क्या कहते हैं। टे सेक्स डिजीज़ नहीं, स्टोरेज डिजीज़, ग्लाइको लाइसिस टाइप 2। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। चार्ली ऑप्शन, अब हम पहले देखेंगे टाइप 2, भाई लगा दें ग्लाइकोलाइसिस, नहीं, ये ग्लाइकोलाइसिस लिखा हुआ है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं है, ग्लाइकोजन है तो ग्लाइकोजिनोसिस है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये ग्लाइकोलाइसिस टाइप 2 है, ऐसी बीमारी नहीं होती, ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 लिखना है। अब फिर ये भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ये ग्लाइकोलाइसिस है, हमने ये नहीं लगाना, तो फिर डेल्टा भी नहीं लगाना, नन भी नहीं लगाना, क्योंकि ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एक स्टोरेज डिजीज़ है, तो बीटा में लिखा हुआ है स्टोरेज डिजीज़, तो हम इसका सही ऑप्शन बीटा है, स्टोरेज डिजीज़, जिसको जो ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2, नॉट ग्लाइकोलाइसिस टाइप 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन। राइबोसोम्स की बात कर रहा है कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म, RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑल। इसमें आप मतलब मोस्टली बार पढ़ के ये कंसेप्ट बन जाता है कि RER राइबोसोम, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे सारे राइबोसोम ही होते हैं, तो ये नहीं लगाना, क्योंकि साइटोप्लाज्म में भी आते हैं न्यूक्लियस से, RER में भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हैज़, स्टेटमेंट है बुक की कि माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ राइबोसोम्स एंड DNA, माइटोकॉन्ड्रिया में भी राइबोसोम्स होते हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन अकर इन फॉलोइंग सीक्वेंस इन द सेल। सेल की बात कर रहा है कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस किस सीक्वेंस से होती है। राइबोसोम, मतलब राइबोसोम्स से SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी ऑपरेटस। तो पहले तो देख लें, भाई निकलता तो राइबोसोम से ही है जो प्रोटीन है, तो चार्ली ऑप्शन देखें, इसमें सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये गलत है। अच्छा, तो एंड में जो सेक्रीशन बनाता है वो गोल्जी ऑपरेटस है, तो गोल्जी ऑपरेटस एंड में आएगा, दरमियान में SER, अल्फा इज द करेक्ट ऑप्शन।
अगर ये आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब अल्फ़ा कैसे, ठीक है, मतलब बीटा भी तो हो सकता था, उसमें था राइबोसोम आर गोल्जी ऑपरेटस नहीं। अब इसमें थोड़ा समझे, राइबोसोम से निकलता है प्रोटीन, आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी ऑपरेटस में जाता है। हाँ, अगर यहाँ स्मूथ और रफ का चक्कर ना होता, सिर्फ ER होता, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर वो ठीक होता, क्योंकि इसने बता दिया है कि स्मूथ या रफ, तो फिर हम इसमें स्मूथ स्पेसिफाई करेंगे। सो इट्स करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रांसपोर्ट लाइसोसोम जो वेजिकल कंटेन, ट्रांसपोर्ट लाइसोसोम वेजिकल कंटेन मतलब क्या क्या वो कह रहा है कि कंटेन करते हैं। एसिड फॉस्फेटेज, इनएक्टिव हाइड्रोलिक एंजाइम, परऑक्सीडेज, आल। तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, डेल्टा की जगह आल नहीं, A+B बोथ, मतलब इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है MCQs बनाने में कि डेल्टा में आल नहीं आना चाहिए था, अल्फा प्लस बीटा बोथ आना चाहिए था कि ट्रांसपोर्ट लाइसोसोम कौन सा कंटेन करता है। अब डेल्टा को मतलब इस तरह समझे A+B है, तो एसिड फॉस्फेटेज ये भी होता है, इनएक्टिव हाइड्रोलिक एंजाइम, प्रोक्सीडेज तो नहीं होता, प्रोक्सीडेज प्रोक्सीसोम्स में होता है, तो 40 ऑप्शन गलत है। अब बीटा में हम ये देखते हैं इनएक्टिव हाइड्रोलिक एंजाइम जब आता है तो हम कहते हैं भाई इनएक्टिव नहीं होता। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई एक्टिव तो होंगे या सिर्फ हाइड्रोलिक एंजाइम होता, इनएक्टिव भी होते हैं, उसमें दोनों होते हैं, एक्टिव भी इनएक्टिव भी। तो इसका ऑप्शन ये ठीक है, A and B बोथ, मतलब डेल्टा में आप इस तरह कंसिडर करें A and B बोथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, in the darkly stained body within the nucleus, precursor of ribosomal units are present in। इसको थोड़े सा समझने की ज़रूरत है कि वो कह रहा है कि इन द डार्कली स्टेन्ड बॉडी विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में डार्कली स्टेन्ड बॉडी कौन सी होती है। ये भी एक MCQs आ सकता है कि न्यूक्लियस में डार्कली स्टेन्ड बॉडी कौन सी होती है, उसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अच्छा, अब मतलब ये न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है। प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल यूनिट्स आर प्रेजेंट इन ऑल एरिया, नहीं ऑल एरिया में नहीं, उसके दो एरियाज होते हैं, एक सेंट्रल होता है सेंट्रल फिब्रिल और पेरिफेरल ग्रैनुलर होता है। तो वो पूछा है कि राइबोसोमल यूनिट्स किस में होते हैं, इसका ठीक ऑप्शन चार्ली है, चार्ली। पेरिफेरल एरिया में होते हैं राइबोसोमल यूनिट्स, जो सेंट्रल एरिया होता है उसमें DNA और RNA के लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और डेल्टा ऑप्शन पोर्स इसकी मेम्ब्रेन ही नहीं होती, पोर्स कहाँ से है। न्यूक्लिक एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल, इसमें थोड़ा कंसेप्ट है और इसको समझना। वो कहता है कि न्यूक्लिक एसिड इज बिल्डिंग ब्लॉक, क्रोमैटिन मटेरियल को बना रहा है न्यूक्लिक एसिड्स। फिर कह रहा है कि ड्यू टू दिस क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लियस गिव डैश डाइज। सवाल में कह रहा है कि न्यूक्लियस में क्रोमैटिन मटेरियल होता है, क्रोमैटिन मटेरियल न्यूक्लिक एसिड से मिल के बनता है, तो कह रहा है डाइज कौन से देगा। अब स्टूडेंट ये देख सकते हैं एसिड न्यूक्लिक एसिड से मिल के बना है क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन न्यूक्लियस में भाई एसिड देगा, नहीं। ये बात याद रखना, नेचर और डाइज मतलब जिसकी जो नेचर होगी उसके अपोजिट डाइज देगा। न्यूक्लियस हैज़ न्यूक्लिक एसिड मतलब एसिडिक नेचर है और डाइज देगा बेसिक, डाइज देगा बेसिक। न्यूक्लिक एसिड पे कंटेन करता है न्यूक्लियस, तो एसिडिक इसकी नेचर है, डाइज देगा बेसिक। अगर इसकी बेसिक नेचर होती तो डाइज देता एसिडिक। ये कंसेप्ट है, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की। इन प्रोकैरियोट्स द एंटायर डैश इज ऑफन नोन एज, यहाँ मिस्टेक है, इज ऑफन नोन एज सैक्यूल्स। यहाँ आप कंसिडर कर लें इन प्रोकैरियोट्स द एंटायर डैश इज ऑफन नोन एज सैक्यूल्स। सॉरी, ये मिस्टेक हो गई है कि मतलब कह रहे हैं इंटायर डैश कौन सा स्ट्रक्चर है जिसको हम प्रोकैरियोट्स में सैक्यूल्स कहते हैं, सैक्यूल्स। ये मिस्टेक हो गई है, मैं लिखना भूल गया था। ऑप्शन दिए हुए हैं सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस विदाउट मेम्ब्रेन, होल सेल,
या सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन नहीं और न्यूक्लियस भी नहीं, होल सेल भी नहीं, सेल वाल। हाँ, इंटायर सेल वाल को प्रोकैरियोट्स में सेक्यूल्स कहते हैं। सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 10 है अ क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टा होते हैं इज मेड अप ऑफ डैश मेम्ब्रेन containing F1 particles as well as enzyme embedded in it। वो पूछ रहा है कि मतलब किस चीज़ से उसकी मेम्ब्रेन बनी होती है क्रिस्टा की, माइटोकॉन्ड्रिया के क्रिस्टा की। इसमें से थोड़ी सा मुख्तलिफ है। नॉर्मली हम सेल मेम्ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर देखें तो उसमें जो सरफेस पे होते हैं दरमियान में, मतलब हम लिपिड्स की बायलेयर होती है, उसमें एम्बेड किए हुए होते हैं प्रोटीन्स, और उसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं भूलना, माइटोकॉन्ड्रिया में जो उसके क्रिस्टा होते हैं उसमें लिपोप्रोटीन होते हैं। लिपोप्रोटीन इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन, ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है और आ भी जाता है। और इस ऐसे भी दे सकते हैं क्रिस्टा ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन कंटेनिंग डैश पार्टिकल एज वेल एज एंजाइम। तो हम F1 पार्टिकल लगाएंगे कंटेनिंग F1 पार्टिकल एज वेल एज डैश तो एंजाइम। इस तरह से भी MCQs आ सकती हैं। मैंने आपको कल भी कहा था कि मतलब एक MCQ होती है, एक लाइन होती है, उसमें से डिफरेंट MCQs बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहा है। द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस अकर, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस कौन कौन से माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। सिंपल सा सवाल, क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रिस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म या हाल, डेल्टा हाल ही है। अच्छा, मैंने ये सवाल इसी वजह से दिया है, इजी है, लेकिन आपने ये 3 के 3 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आपकी बुक में 3 है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपकी बुक में चूँकि 3 है, इन 3 में से ही पूछ सकता है। कोई भी MCQs बना सकता है किसी तरह से भी। आप ये 3 के 3 मेटाबॉलिक प्रोसेसेस याद रखना। तो इसमें हाल है, इसी वजह से मैंने MCQs भी दे दी थी। क्वेश्चन नंबर 12, इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डैश टिब्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा, ये टिब्यूल्स की बात कर रहा है कि टिब्यूल्स कितनी होती हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेस सेंट्रियोल में। नॉर्मल अब सेल में 2 फेजेस आते हैं, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस मतलब जिसमें वो डिवीजन नहीं हो रही होती, और एक होती है सेल डिवीजन। अब ये नॉर्मल की बात कर रहा है, कहता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में जो सेंट्रियोल होता है उसमें कितनी ट्यूब्यूल्स होती हैं एक सेल में। तो हम पहले देखें कि माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रियोल में 9 होती हैं। अब 9, हर माइक्रोट्यूब्यूल 3 ट्यूब्यूल्स पे कंसिस्ट करता है, मतलब 9 माइक्रोट्यूब्यूल एक उसके अंदर सेंट्रियोल के अंदर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और हर माइक्रोट्यूब्यूल में 3 ट्यूब्यूल्स। इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। 9 3 27, मतलब एक जो सेंट्रियोल होता है उसमें 27 ट्यूब्यूल्स होती हैं। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेल में अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर चार्ली है, 54। अगर यहाँ आ जाता इन केस ऑफ सेल डिवीजन ट्यूब्यूल्स कितना होते हैं, तो जब सेल डिवीजन होती हैं तो सेंट्रियोल डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब 4 बन जाते हैं, एक पैर इस तरफ एक पैर इस तरफ। इसका जो काम है ना, फरो बनाता है इन सेल डिवीजन और सीलिया बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी MCQs लाजमी आती है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश टाइप ऑफ लिपिड इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट MCQs है, कई बार MCAT में भी आ चुका है कि कौन सी टाइप होती है लिपिड की। लिपिड तो होता है जो बाइलेयर होती है, लेकिन टाइप पूछ रहा है कौन सी टाइप होती है। अब इसकी टाइप टाइप ऑफ लिपिड नहीं, फास्फोलिपिड वैक्सेस लिपोप्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है बीटा फॉस्फोलिपिड। ये याद रखना कि जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो फास्फोलिपिड से मिलके बनती है, फास्फोलिपिड्स। और इस फास्फोलिपिड्स के दरमियान प्रोटीन भी इम्बेड की हुई होती है, और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल मोस्टली इस तरह से आता है कि एक डायग्राम दे देते हैं सेल मेम्ब्रेन की,
और वो सारी डायग्राम बनी होती है, तो लेबलिंग नहीं की हुई होती, तो कोई भी उठा देते हैं। कोलेस्ट्रॉल पूछ लेते हैं वो कि मतलब ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल बताना पड़ता है। लिपिड, फॉस्फोलिपिड, उसमें लिपिड भी होगा, फॉस्फोलिपिड, तो हमने फॉस्फोलिपिड पे लगाना है। अगर वो इस तरह से मतलब डायग्राम दे दे और फॉस्फोलिपिड पे एरो लगा दे कि ये क्या चीज़ है, तो हमने लिपिड नहीं लगाना, उसमें लिपिड भी हो सकता है, फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फोलिपिड्स लगाना। अगर फॉस्फोलिपिड नहीं है तो फिर हमने लिपिड लगाना है। तो मतलब इस तरह के कंफ्यूजिंग सवाल आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द अटैचमेंट ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ। सिंपल सा सवाल है लेकिन इम्पोर्टेंट है कि राइबोसोम्स के जो 2 सब यूनिट्स होते हैं, जब उनकी अटैचमेंट होती है तो वो क्या चीज़, कौन सा आइन रिक्वायर करते हैं। चार्ली ऑप्शन Mg+2 इसको रिक्वायर करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 15, द जर्म सेल इन फ्रॉग हैज़ डैश क्रोमोसोम्स। आपके जो द सेल चैप्टर है उसके एंड में दिए हुए हैं कुछ मतलब स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स की तादाद दी हुई है जो सेल में होते हैं। हम 2 तरह के सोमेटिक सेल होते हैं और जर्म सेल। जो जर्म सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद होती है वो सिर्फ n होती है, मतलब हिप्लाइड होते हैं ये सेल, और जो सोमेटिक सेल होते हैं वो डिप्लाइड होते हैं। तो सिंपल से कंसेप्ट है। तो इसका सही जवाब 13। वैसे डिप्लाइड 26 होते हैं क्योंकि यहाँ जर्म सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 13 आएगा। मतलब क्रोमोसोम्स से रिलेटेड इस तरह के कोई भी सवाल आ सकता है, इंसान का पूछ सकता है, ड्रोसोफिला, और इस तरह से। मतलब हमने ये ख्याल करना है सोमेटिक सेल की पूछ रहा है या वो जर्म सेल का पूछ रहा है, या स्टेटमेंट भी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं कि भाई हमने एक सेल निकाला फलां फलां, तो उसमें बस यही देखना होता है वो जर्म सेल है या सोमेटिक सेल है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।